हेलो एवरीबॉडी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थॉट इन विच वी विल डिस्कस द एंटोनियो ग्राम्सी। तो आज हम डिस्कस करेंगे ग्राम्सी को। ग्राम्सी एक बहुत बड़े मार्क्सिस्ट थिंकर थे। इटली में पैदा होते हैं। तो किसी भी थिंकर को जानने से पहले उसके लाइफ के बारे में, उसके वर्क के बारे में जानना जरूरी है। तो हम फोकस करते हैं पहले उनकी लाइफ पे और वर्क पे। तो लाइफ आप देख सकते हैं यहाँ पे। बॉर्न ऑन जनवरी 1891 एल्स इन प्रोविंस ऑफ ओरिस्टानो इटली। तो जैसा आप जानते हैं कि इटली में पैदा होते हैं ग्रामसी। और इससे पहले एक बहुत बड़े थिंकर इटली में पैदा हो रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के। वैसे तो बहुत से थिंकर पैदा होते हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के जो सबसे बड़े थिंकर इससे पहले जो पैदा होते हैं वो है मैकेवेली। तो इनको जानने से पहले हमको मैकेवेली को जानना जरूरी है, और साथ ही साथ मार्क्स और हेगेल को जानना जरूरी है, क्योंकि इनके आइडियाज जो आते हैं वो वहीं से आ रहे हैं। तो अ, अगर इनके बैकग्राउंड के बारे में देखें तो बहुत एफ्लुएंट फैमिली से नहीं थे। सो एक गरीब परिवार से थे, लोअर लेवल ऑफिसर थे इनके पिताजी। ही वॉज अरेस्टेड फॉर 5 ईयर्स। तो लेकिन बचपन में जब ये बहुत छोटे थे, उनके पिताजी कॉन्स्पिरेसी के चक्कर में जेल में चले गए। उनको जेल हो गई 5 साल की। तो गरीबी में इनका बचपन जी बीता, और काफ़ी जो न्यूट्रिशन था वो भी नहीं मिल पाया। बीमारी भी होती रहती थी, उस समय तमाम सारी बीमारियां फैल रही थी। तो फैमिली लिव्ड इन अटर प्रॉवर्टी। तो ऑब्वियसली जब फादर, क्योंकि फादर वाज द होल अर्निंग मेंबर, तो अर्निंग मेंबर चला गया तो गरीबी रही। और उसकी वजह से तबीयत खराब होने की वजह से इनको एक हंचबैक आ गया। ही हैड हंचबैक सिंस ही डिडंट गेट ट्रीटमेंट। क्योंकि जो कुबड़ होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कुबड़ हो गया, और जिंदगी भर वो कुबड़ तो कभी सही हो नहीं पाया इनका। तो इनकी लाइफ काफ़ी फिजिकली भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक रही, और मेंटली और कह सकते हैं इकोनॉमिकली तो प्रॉब्लमेटिक रही है। क्योंकि बाद में ये जिस तरह से जिस मूवमेंट के साथ जुड़ जाते हैं, उनकी लाइफ और बुरी होने वाली है। देख लेते हैं क्या होता है आगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि ऑब्वियसली ही वाज वेरी पुअर। तो ही स्टार्टेड वर्किंग एट द वेरी अर्ली एज, की बहुत कम उम्र में ही इनको एजुकेशन खत्म करके वर्क करना पड़ा। इन 1911 ही वॉन अ स्कॉलरशिप एंड ज्वाइन टूरिन यूनिवर्सिटी। अब आप देख सकते हैं ये पीरियड क्या है। ये पीरियड है इसी के आसपास लगभग। आप देख सकते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट भी होता है, उसके बाद जो हम जानते हैं जो मुसोलिनी और हिटलर का इमरजेंस जो होता है, क्योंकि ये इससे रिलेटेड भी है। तो पूरा जो इनका आइडिया है कि किस तरह से इन लोगों का इमरजेंस हुआ, और ख़ास तौर से मुसोलिनी का, क्योंकि ये खुद इटली में थे और इन्होंने काफ़ी फासिज्म को फेस किया। तो नाजिज्म फासिज्म जो इमर्ज हो रहा था उसमें, तो उनकी लाइफ पे और उसी के बेस पे इन्होंने थ्योरीज भी बनाई, थ्योराइज किया। पहले मार्क्सिज्म से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, लेकिन मार्क्सिज्म में कुछ कमियां भी निकालते हैं। ऑल्दो ही वॉज स्टॉन्च मार्क्सिस्ट। हियर ही वो सॉ द क्लास डिफरेंस। जहाँ ये स्कूल में, जो ट्यूरिन यूनिवर्सिटी में जब इनको स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो वहाँ पे एक क्लास डिफरेंस देखते हैं कि कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हैं। रूरल एंड अर्बन एरियाज ऑफ इटली। तो अर्बन एरियाज में तो अमीर लोग थे, और रूरल एरियाज के जो बहुत गरीब थे। तो उसी को थ्योराइज करने की, समझने की कोशिश करते हैं इतनी अमीरी और गरीबी है क्यों। अब ये थ्योराइज तो डायरेक्टली नहीं कर पाते हैं, लेकिन लेकिन जो आइडिया है इनका कि ये गरीबी अमीरी खत्म होनी चाहिए, वो उसकी वजह से वहाँ की जो सोशलिस्ट पार्टी है, जो समाजवादी पार्टी होती है वहाँ पे, वो ज्वाइन कर लेते हैं। तो समाजवादी जो है वो बहुत थियोरेटिकल एनालिसिस तो नहीं करते, लेकिन वो कहते हैं कि ये जो गरीबी और अमीरी है, इसके बीच का गैप बहुत कम होना चाहिए, इतना अधिक नहीं होना चाहिए। आफ्टर दैट ही वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मार्क्सिस्ट आइडिया। जब समाजवादी आइडियाज को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उनको थेरेटिकल जो पॉइंट था वो कहीं मिसिंग था, कि ये एग्जैक्टली अमीरी गरीबी बढ़ी कैसे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब जानने के लिए इनको, क्योंकि हमने मार्क्स जब पढ़ा है तो उसमें देखा है कि किस तरह से मार्क्स कहते हैं कि हिस्टोरिकल फिनोमेना हमेशा से रहा। स्लेव, जब से सिविलाइजेशन हुआ, और उसके बाद स्लेवरी, फ्यूडलिज्म, और उसके बाद कैपिटलिज्म, ये सारे जो स्टेजेस हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के, उसको मटेरियल के बेसिस पे उन्होंने, मार्क्स ने डिसाइड किया कि मटेरियल के बेसिस पे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ है, जिसको और डायलेक्टिक मटेरियलिज्म भी कहते हैं। तो उनको जो पढ़ा मार्क्स को, तब यहाँ से आइडिया उनका चेंज होता है, और मार्क्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और मार्क्सिज्म को काफ़ी हद तक पढ़ते हैं, और इटली के प्रोस्पेक्ट में इसको रख के देखने की कोशिश करते हैं
या जो कंटेम्प्रेरी वर्ड था, क्योंकि मार्क्स तो पहले हो गए थे, तो लेकिन उस समय जो कंटेम्प्रेरी वर्ड था उस समय तक क्या हो रहा था और मार्क्सिज्म किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा और एनालाइज कर पाएगा उस समय के डेवलपमेंट को। तो उसी पे इन्होंने अपनी जो पॉलिटिकल जर्नी है, जो पॉलिटिकल थ्योरीज भी बनाई, ऑल्दो ये बहुत कैटेगरिकली थ्योरीज नहीं है, क्योंकि हम बताएंगे क्योंकि इन्होंने अपने जेल में ही लिखी सारी चीज़ें, जेल में डाल दिए गए थे और जेल से ही कुछ नोट्स भेजते थे, और वो नोट्स जो थे वो बहुत कोडेड लैंग्वेज में होते थे। एग्जैक्टली जो लिखना चाहते थे वो नहीं लिखते थे, कुछ और लिखते थे ताकि जो जेलर है या उसको पता ना चले। और वो भी जो न्यूज़, जिनको अलग से पेपर पेन नहीं मिलता था, तो न्यूज़पेपर में जो कह सकते हैं जो खाली स्पेस होता था उसमें कहीं कहीं कुछ कुछ लिख देते थे, और उनके जो वर्कर्स थे, पार्टी के वर्कर्स या उनके जो कॉमरेड थे, वो लोग जो है उसको बाहर ले जाके उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते थे। तो वही प्रिजन नोटबुक के नाम से बाद में बाहर आता है, वो इम्पोर्टेंट भी है, याद भी रखना चाहिए प्रिजन नोटबुक किसने लिखा। तो अब हम देखते हैं कि इनकी जो पॉलिटिकल जर्नी है वो कैसे शुरू होती है। तो हमने देखा कि उस समय जो पॉलिटिकल जर्नी इनकी जो शुरू होती है वो शुरू होती है अलग अलग आइडियाज से, क्योंकि तीन या कह सकते हैं चार आइडियाज उस समय बहुत प्रोमिनेंट थे। दैट वाज, एक तो कैपिटलिज्म जो चल रहा था या लिबरलिज्म जो लॉक से कह सकते हैं डेराइव होता है, वो पूरी तरह से प्रोमिनेंट आइडियोलॉजी थी। उसी के अगेंस्ट में जो था वो मार्क्सिज्म था। उसके बाद अगर देखें तो एक आइडिया जो फासिज्म का इमर्ज हो रहा था, और उसके बाद अगर देखें तो कोर्सेस का एक आइडिया था कि जिसमें कल्चर पे वो कहते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को, जैसे मार्क्स मटेरियल पे बेस्ड मानते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, वैसे कोर्सेस मानते हैं कि कल्चरल डेवलपमेंट के थ्रू हिस्ट्री का जन्म हुआ। तो ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस ऑन द कोर्सेज एम्फेसिस ऑन द रोल ऑफ कल्चर एंड थॉट इन डेवलपमेंट ऑफ हिस्ट्री, कि हिस्ट्री का जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें कल्चर का एक बहुत बड़ा रोल है। कल्चर जो है वो आपको बताता है कि किस तरह से अलग अलग डायमेंशन में क्यों अलग अलग जगह पे जो इनइक्वलिटी भी आई वो किस तरह से आई। जैसे इंडिया के कल्चर को अगर देखें तो मटेरियल कंडीशन तो ऑलमोस्ट सेम थी पूरी दुनिया में एक समय में, लेकिन अलग अलग रिलीजन जो इमर्ज करते हैं उसके अलग अलग प्रॉब्लम्स भी आती हैं, उसमें अलग अलग अच्छाइयाँ भी आती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कल्चर पे बेस करते हैं। अब ये कल्चर, उसके बाद मार्क्सिज्म, दो, एक तो कल्चरल बेस मान लिया और दूसरी तरफ मार्क्स क्या मान रहे हैं, मटेरियल बेस, कि मटेरियलिज्म ही अल्टीमेट रियलिटी है, हर चीज़ मटेरियल से ही डिफाइन होती है। तो इन 1914-15 ही अटेंडेड द लेक्चर सीरीज ऑफ मार्क्स। तो मार्क्स की जो लेक्चर सीरीज चल रही थी इटली में उसको अटेंड करते हैं, और वहाँ से पूरे हिस्टोरिकल जो मटेरियलिज्म है, डायलेक्टिक मटेरियलिज्म को समझना या बेस सुपर स्ट्रक्चर को समझना, मार्क्स का आइडिया या एलिनेशन का आइडिया को समझना या सरप्लस थ्योरी को, ये सारी चीज़ें वहाँ पे तो समझते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं डाउट रह जाता है कि मार्क्स का जो आइडिया है वो इटली पे किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्योंकि ये जो एरा है 1914 और 15, और इसी के बाद देखते हैं 2 साल के बाद जो सोवियत यूनियन है या कह सकते हैं रसिया के अंदर एक रेवोल्यूशन हो जाता है जो बाद में सोवियत यूनियन बन जाता है। तो वो जो रेवोल्यूशन आता है वो एक और इम्पैक्ट डालता है कि रसिया के अंदर रेवोल्यूशन कैसे हो गया, कि अकॉर्डिंग टू मार्क्स ये रेवोल्यूशन होना चाहिए इंडस्ट्रियलाइज एरिया में जहाँ पे लेबर ज़्यादा है, लेकिन हो क्या रहा है, ये रेवोल्यूशन हो रहा है लेस इंडस्ट्रियलाइज रीजन में, जो कि रसिया है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज उतनी नहीं थी। तो ये आइडिया बहुत ही इनको इन्फ्लुएंस करता है कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं कोई चीज मिसिंग है। और ही स्टार्टेड थिंकिंग ऑन द आइडिया ऑफ बेसिस एंड सुपरस्ट्रक्चर, कि ये बेस जो है क्या ओनली मटेरियल थिंग है या कुछ और भी है बेस, जिसकी वजह से जो जो सुपर स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो जाता है, या फिर बेस जो है सिमिलर होने के बावजूद जो मटेरियल कंडीशन जो बता रहे थे रेवोल्यूशन के लिए मार्क्स, वो सारी चीजें अगर देखें तो फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, इटली में ज़्यादा सुटेबल थी अगर हम कंपेयर करें तो रसिया से, लेकिन रसिया में रेवोल्यूशन हो जाता है। अब वो कहते हैं इसी का आंसर ढूंढते हैं, और इसी की वजह से, उस आंसर की वजह से ही इनको एक बहुत ही जेन्युइन थिंकर माना जाता है मार्क्सिज्म का। और कह सकते हैं एक तरह से मार्क्सिज्म में थोड़ा सा सुधार भी लाते हैं कि बहुत ही जो डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी थी उसको थोड़ा सा प्रैग्मेटिक बनाते हैं, एंड गॉट इन्वॉल्व इन द वर्कर्स मूवमेंट। अब वर्कर्स मूवमेंट में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अब इनको समझ में आने लगता है, अब इनको लगता है कि एक रेवोल्यूशन यहाँ भी जरूरत है, और डायरेक्टली क्योंकि ये बिलीव करते थे प्रैक्टिस में, हम आगे बताएंगे प्रैक्टिस क्या है, तो देखते हैं। तो पहले तो ये जुड़ जाते हैं
जो वर्कर्स मूवमेंट है, जहाँ पे कोई पार्टी तो नहीं थी, क्योंकि मार्क्स के अकॉर्डिंग किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, लेबर्स खुद रेवोल्यूशन लाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये समझते हैं कि उस समय तक, लेकिन देखिए टाइम पीरियड हो गया 1921, तो 21 तक जो आते आते इनका जो आइडिया है वो चेंज होता है, क्योंकि जो रसिया है वहाँ रेवोल्यूशन हो चुका है। लेनिन का जो आइडिया था कि एक कम्युनिस्ट पार्टी होनी चाहिए और उस पार्टी का काम है कि उसमें प्रोफेशनल रेवोल्यूशनरी होंगे, और वो प्रोफेशनल रेवोल्यूशनरी जो होंगे वो रेवोल्यूशन लाएंगे। तो वो आइडिया इनको भी इम्पैक्ट करता है, और लेबर मूवमेंट जो ट्रेड यूनियन आइडियाज था वहां से हटकर ये कम्युनिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन करते हैं। ग्राम्सी बिकेम वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली, और वेरी सून ही बिकेम जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी। पहले वाइस प्रेसिडेंट बनते, और उसके बाद कुछ ही दिनों में, क्योंकि बहुत इंटेलेक्चुअल भी थे और बहुत कमिटेड भी थे, तो बहुत जल्दी जनरल सेक्रेटरी बन जाते हैं, क्योंकि उनके जो जनरल सेक्रेटरी थे उनको जेल कर दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है। तो ये भी एक, क्योंकि उस समय तक आते आते यहाँ पे फासिज्म इमर्ज कर चुका था। ही वॉज अरेस्टेड इन 1920। तो देख सकते हैं 25 में जिस तरह से ये बनते हैं जनरल सेक्रेटरी, और 26 में ही इनको अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि फासिज्म आ गया था, मुसोलिनी आ चुके थे। तो मुसोलिनी के लिए जो कम्युनिस्ट आइडिया था वो काफ़ी खतरनाक था, क्योंकि लेबर्स को अलग तरीके से मोटिवेट कर रहा था और स्टेट के अगेंस्ट में था। अब यहाँ पे हमको फासिज्म का जो इमरजेंस है उसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा हेगेलियन आइडिया, क्योंकि हेगेल ने बोला था कि हम एक अल्टीमेट स्टेट होगा जहाँ पे सभी को सब कुछ होगा, या जो स्टेट होगा वो एक आइडियल स्टेट बन जाएगा। और फासिज्म और नाजिज्म ने इसी का फायदा उठाया। हेगेल का आइडिया बोला कि हम ही जो बना रहे हैं वो एक तरह से वो आइडियल स्टेट है, जो हिंदी में कह सकते हैं कि राम राज्य आ गया। तो उसी तरह अब उस राम राज्य के अगेंस्ट में या फासिज्म के अगेंस्ट में अगर कोई बोलेगा तो वो आइडियल स्टेट के अगेंस्ट में बोल रहा है, या हम उस लीडर के अगेंस्ट में बोल रहा है तो उस आइडियल लीडर के अगेंस्ट में बोल रहा है, क्योंकि हमको आइडियल लीडर मिल गया है। तो मुसोलिनी इटली के लिए मिल गया, हिटलर जर्मनी के लिए मिल गया। तो इस तरह के आइडियाज जो थे वो खतरनाक बन गए, और तुरंत ही इनको डाल दिया गया जेल में। अब ये लगातार उसके अगेंस्ट में काम करते थे। ड्यूरिंग हिज प्रिजन डेज ही रोट मैनी थिंग्स। प्रिजन नोटबुक, ये इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम मॉडर्न प्रिंस, तो हमने बताया मॉडर्न प्रिंस क्यों, क्या हुआ, ये फासिस्ट जो बन गए वो मॉडर्न प्रिंस बन गए, क्योंकि अगर हम सिमिलराइज करें या सिमिलरिटीज ढूंढें तो वी कैन फाउंड दैट कि जो मैकेवेली का जो प्रिंस था और जो फासिस्ट आदमी है उसमें बहुत कुछ सिमिलर है, क्योंकि वो कुछ भी गलत नहीं होगा, उसकी मोरालिटी अपनी अलग है, नॉर्मल मोरालिटी से अलग है। तो ये दोनों बुक्स बहुत पॉपुलर हुई। अब ये प्रिजन नोटबुक और मॉडर्न प्रिंस इन्होंने लिखी कहाँ पे, प्रिजन के अंदर। तो हमने जैसा बताया प्रिजन में क्या करते थे, ये जो न्यूज़पेपर इनको मिलता था, बुक्स तो और जो पेपर पेन तो नहीं मिलता था, ऑल्दो ये पॉलिटिकल प्रिजनर थे, लेकिन क्योंकि फासिस्ट गवर्नमेंट थी तो वो जो प्रिजनर्स के राइट होते हैं वो तो देती नहीं थी। तो ये अखबार में जो स्पेस बचता था उसमें वो लिख देते थे, और वहीं से जो इनके वर्कर्स थे, जो इनके पार्टी के मेंबर्स थे, वो लेके जाते, मिलने आते थे, वो न्यूज़पेपर ले जाते थे, और उन न्यूज़पेपर को डीकोड करके वहाँ से इनके आइडियाज़ निकाले गए। और जब आइडियाज़, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और जेन्युइन जो आइडिया है वो क्या है, वो है नोशन ऑफ हेजेमनी का। तो हम देखते हैं। तो नोशन ऑफ हेजेमनी जो है, हेजेमनी अपने इन प्रेजेंट नोटबुक एंड मॉडर्न प्रिंस ही रोट ऑन सेवरल इश्यूज फ्रॉम पॉलिटिक्स टू हिस्ट्री टू कल्चर एंड फिलॉसफी। तो सभी चीज़ों पर कनेक्ट कर रहे थे, क्योंकि उस समय माहौल ही ऐसा था। However, his notion of hegemony is one of the most genuine and significant idea. हम बताएंगे क्या है। According to Marx, in all societies there are two classes. अब मार्क्सिज्म को अगर समझते हैं हम, तब हम इस आइडिया, जो आइडिया ऑफ हेजेमनी है, तभी समझ पाएंगे। तो मार्क्सिज्म जानना जरूरी। तो मार्क्सिज्म में मार्क्स हमेशा क्या बोला, सभी सोसाइटी में स्लेवरी से शुरू होकर कैपिटलिज्म तक हमेशा टू क्लासेस रही, दो क्लासेस रही, और उन्हीं क्लासेस में एक हेजेमनी वाली क्लास थी और एक जो थी इंफीरियर क्लास थी। इसी चीज़ को समझने की कोशिश कर, जैसे स्लेवरी में मास्टर और स्लेव थे, अगर फ्यूडलिज्म में देखें तो फ्यूडल लॉर्ड और सर्फ थे, कैपिटलिज्म में बुर्जुआ और प्रोलेटेरिएट हैं। तो इसी तरह से आगे जो कहते हैं कि ये सिर्फ मटेरियल बेस पे है या कोई और बेस है, इस जो क्लासेस का, दो क्लासेस जो हैं उनका कोई और भी बेस है, और क्यों ऐसे जो दो क्लासेस हैं, तो उसी को आगे देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स, वन विच ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड अदर विच
ओन्स ओनली लेबर पावर। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग हमेशा से मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, जो एक के पास जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे जब फ्यूडलिज्म था तो उसके पास खेत थे और दूसरे के पास क्या था, उसका लेबर था। जो कैपिटलिज्म आया तो एक के पास फैक्ट्री है, दूसरे के पास क्या है, लेबर है। तो इसी तरह स्लेवरी में एक के पास खेत था या इंस्ट्रूमेंट थे, दूसरे के पास लेबर था। तो हर समय जो है दो क्लासेस बटी हुई हैं। तो कैपिटलिज्म में भी दो क्लास है, फ्यूडलिज्म में भी दो क्लास है। द क्लास विच ओन्स मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एक्सप्लॉइट द अदर क्लास। अब ये कह रहे हैं कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन रखेगा वो दूसरे को एक्सप्लॉइट करेगा, दूसरी क्लास को। तो ये कह रहे हैं कि हर जगह, हर सिस्टम में आप देख सकते हैं पूरी दुनिया में, और अपने आइडिया को मार्क्स बोलते हैं साइंटिफिक आइडिया, तो कहीं भी अप्लाई करके देख सकते हैं। और इवन जो रोल ऑफ जेंडर है, जो फेमिनिस्ट मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट है वो कहते हैं रोल ऑफ जेंडर जो है उसमें भी ये उसी वजह से वो एक्सप्लॉइटेड क्लास हो जाती है फीमेल, क्योंकि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है मेल के पास सच जाता है। तो कैपिटलिस्ट स्टेट की बात करते हैं। कैपिटलिस्ट स्टेट इज मैनेजिंग कमिटी और बुर्जुआ। तो कैपिटलिस्ट स्टेट में जो बोलते हैं कि स्टेट क्या है, कि स्टेट जो लीडर्स हैं, जो डेमोक्रेसी भी आ गई है अब डेमोक्रेटिक होने के बाद, क्योंकि नंबर्स किसका ज़्यादा होगा, जो लेबर है उसका नंबर ज़्यादा होगा। लेकिन तो वो अपने लोग क्यों नहीं इलेक्ट कर लेते, क्यों ये हमेशा बुर्जुआ जो है वो लोग काम करते हैं, या कैपिटलिस्ट, छोटे से कैपिटलिस्ट वो लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, 150 200 400 1000, और बाकी सारे लोग, इतने लाखों लोग एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, कैसे हो सकता है। तो कहते हैं क्योंकि जो स्टेट इलेक्ट भी होता है, क्योंकि ये जो डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी में जो स्टेट इलेक्ट होगा, जो चुना जाता है हमारे द्वारा भी, वो भी एक मैनेजिंग कमेटी की तरह काम करता है, बुर्जुआ के ही। तो चुनेंगे आप, लेकिन वो काम किसके लिए करेगा, बड़े बिजनेसमैन के लिए ही करेगा, क्योंकि वो अलग अलग उसके अपने पर्सनल इंटरेस्ट हो जाते हैं, करप्शन हो जाता है इन सब चीज़ों को लेके। तो बोले कि इस डेमोक्रेसी में ये हो ही नहीं सकता कि ये जो इस डेमोक्रेटिक स्टेट है वो कभी भी वो लेबर के फेवर में काम नहीं करेंगे, वो हमेशा काम करेंगे बुर्जुआ के फेवर में। द इकोनॉमिक पावर दैट इनेबल्स द रूलिंग क्लास टू रिमेन इन द पावर। अब क्या है कि जो जब तक आप जो कैपिटलिस्ट जो स्टेट है, या जो पॉलिटिकल पार्टी जो हमारे पार्लियामेंट है या विधानसभा है, वो जब तक पावरफुल के फेवर में काम करते रहेंगे तब तक तो वो रहेंगे, अदरवाइज वो हटा दिए जाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक पावर जो है वो रूलिंग क्लास को डिक्टेट करती है, वही उसको डिक्टेट करती है। क्योंकि ऑब्वियसली कहीं भी किसी भी कंट्री में देख ले तो रूलिंग क्लास ही डिक्टेट करती है, अदरवाइज फंडिंग नहीं मिलेगी, इलेक्शन लड़ने के लिए बहुत ढेर सारा चंदा चाहिए। तो डेमोक्रेसी में, किसी भी जो लिबरल डेमोक्रेसी है उसमें तो इलेक्शन लड़ने के लिए बहुत पैसा चाहिए, तो वो पैसा सिर्फ जो है एलिट क्लास या जो कैपिटलिस्ट क्लास उसी के पास है, लेबर के पास उतने पैसे नहीं है और वो अपनी पार्टी रन नहीं कर सकते। तो इस चीज को ही समझते हुए आगे बताते हैं। ही आर्ग्यूड दैट रूलिंग क्लास मेंटेन इट्स पावर डोमिनेशन इन डाइवर्स वेज इंक्लूडिंग यूज ऑफ पावर, इकोनॉमिक पावर एंड कंसेंट ऑफ द रूल्ड। अब ये कह रहे हैं कि अब ऐसा नहीं है कि वो फोर्स करते हैं, कि डेमोक्रेसी जो है जहाँ पे लोगों के पास अपना आइडिया है कि आप खुद वोट करके अपना रूलर चुने, अब वो रूलर क्यों ऐसा हो जाता है जो उधर जा रहा है, और बार बार जो जो डेमोक्रेसी में जो मेजॉरिटी है वो चुन रही है कैपिटलिस्ट के फेवर वाली। तो ये कहते हैं कि है प्रॉब्लम कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं कि फोर्स करते हैं कि आपको वोट देना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि उनके पास इकोनॉमिक पावर है, वो आप पे कंसेंट बना लेते हैं, कि आप कंसेंट अपना दे देते हैं, अपनी सहमति दे देते हैं कि हाँ यही रूलर बनने लायक है, और वही आदमी रूलर बनने लायक बना दिया जाता है कि जो कैपिटलिस्ट के फेवर में काम करेगा, बोल रहे हैं, और वो कैपिटलिस्ट के फेवर में काम करते रहते हैं, और जनता जो ज्यादा है वो कभी समझ नहीं पाती कि हम कैसे उनको वोट कर रहे हैं। तो ये हेजिमनी का थ्योरी है थी, और इस चीज को उन्होंने जो कह सकते हैं अदर वर्ड्स बुर्जुआ क्लास मेंटेन इट्स डोमिनेंस बाय सेवरल नॉन कोर्सिव वेज। तो जो अमीर लोग हैं वो कह रहे हैं कि कोर्सिव जो फोर्सफुली या दबा के दमन करके जैसे फ्यूडलिज्म में होता था उस तरह से नहीं, अब आपको ही समझा दिया जाएगा। तो आज के समय में अगर हम देखें तो फेसबुक, ट्विटर, न्यूज़ के चैनल के और इस सब चीज के थ्रू बता दिया जाएगा। उस समय जो होता था अखबार हुआ करते थे, और अखबार किसके हुआ करते थे, जो बड़े आदमी होते थे, जो कैपिटलिस्ट होते थे उन्हीं के। जो छोटे लोग होते हैं उनकी सर्कुलेशन बहुत कम होती थी, तो उनके जो अखबार थे वो लगातार ये चीज़ बता रहे हैं कि यही आदमी अच्छा है। तो आपको एग्जैक्टली खुद नहीं मालूम जो चूज कर रहा है, तो हो सकता है अपने लीडर्स को ना चूज करके जो कैपिटलिस्ट के फेवर में काम करने वाले लीडर्स हैं, आप उसके बारे में एक अच्छी इमेज बन गई है कि वो अच्छा आदमी है, उसको आप वोट कर देंगे। तो ये कहीं भी फोर्स नहीं यूज कर रहा है, कैपिटलिस्ट क्लास कहीं भी फोर्स नहीं यूज कर रहा है। तो ये बोले कि यही हेजुमनी है जो
कल्चरल हेजुमनी है, कल्चर के नाम पे कर दे रहा है, आपको कहीं पे भी फोर्स नहीं किया जा रहा है। और सेम चीज मार्क्सिस्ट जो फेमिनिस्ट हैं कई बार इसको लेती है कि बोलते हैं कि कई बार वुमेन का भी एक्सप्लॉयटेशन इसी तरह होता है कि उसको फोर्स नहीं किया जाता है कि आपको ये करना पड़ेगा, लेकिन ये कल्चर है, अगर आप अच्छी औरत है, अच्छी लड़की बन रहे हैं, तो आपको ये चीजें करनी पड़ेगी। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा ऐसा नहीं मारपीट के करवाया जा रहा है, और आपके दिमाग में भी इमेज बन गई कि हाँ अच्छा आदमी, अच्छी लड़की, अच्छा मजदूर यही होता है, और उसकी वजह से काम कर सकते हैं। द रूलिंग क्लास इम्पोज इट्स ओन वैल्यूज एंड बिलीफ सिस्टम ऑन द मासेस। तो ये बिलीफ सिस्टम जो है रूलिंग क्लास वो इम्पोज करते हैं, जैसे कहते हैं कि नमक हरामी ना करना। तो आप चाहे जो भी, जिसका नमक खा लिया वो कुछ गलत भी कर रहा है, तो भी आप उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकते क्योंकि एक बार नमक खा लिया। तो इस तरह के आइडिया जो है ये कल्चरल हेजुमनी डाल देते हैं। इसी तरह के आइडियाज जो भी एक्सप्लॉइटेड क्लास है उसके ऊपर डाले जाते हैं। हमने बताया कि वुमेन का भी आइडिया है, वुमेन को भी इसी तरह से एक्सप्लॉइट किया गया। और जो फेमिनिस्ट मार्क्सिस्ट है वो हेजेमनी के जो आइडिया है वो काफ़ी बाई करती हैं, वो लेती है कि हाँ ये आइडिया सही है, क्योंकि हमेशा तो पावर इकोनॉमी से आप नहीं देख सकते, क्योंकि बहुत से जो वुमेन हैं उनके पास इकोनॉमिकली बेटर हो गया, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं आगे बढ़ पा रही। तो क्या हो रहा है, क्योंकि कल्चरल हेजेमनी है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, तो देख लेते हैं। ग्रामसी आर्ग्यूड दैट रूलिंग क्लास यूजेस वेरियस प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन टू इम्पोज इट्स ओन कल्चर ऑन द रूल्ड। कि आप क्या करेंगे, क्या चीज सही है क्या गलत है, वो सब कुछ आपको अलग तरह से सोशलाइजेशन के थ्रू, जैसे टीवी में ऐड दे के बार बार कि आप जो पुरानी चीजें कर रहे थे वो गलत है, अभी नई चीजें जो है वो सही है। और हो सकता है बाद में आपको, जैसे आपने कभी देखा होगा कि पुराने समय में होता था ना कि कोयले से दांत मांजने वाले, जो हम लोग बचपन में जो देखते थे कि कोयले से दांत मांजने से दांत खराब हो जाएंगे इसलिए कोलगेट से करना है। लेकिन उस समय उन्होंने और सभी लोगों ने छोड़ दिया है। तो जो लाल वाले होते थे वो छोड़ दिया, जो देसी चीजें नीम के दातुन वो छोड़ दिया, और सबने कोलगेट ले लिया। अब वही कोलगेट चारकोल ला रहा है, तो सेम चारकोल जो उस समय हार्मफुल था आज प्रॉफिटेबल हो गया। सिंपली जो नमक यूज करते थे पहले, नमक और तेल से मंजन कर लेते थे, आज फिर वो टूथपेस्ट में डाल दिया। इस तरह के तमाम सारी चीजें जो जो चीजें आई उसकी वजह से कह रहे कि ये जो आइडिया है, जो डोमिनेंट क्लास है, वो सोशलाइजेशन के थ्रू आपको बताता है कि आपके जो कल्चर में वो चीजें डाल देता है कि आप वो सोच भी ना पाए अपने बारे में, और कैपिटलिस्ट जो ट्रैप है उसमें फंस जाएंगे। बाय दिस वे दे वांट टू कंट्रोल द माइंड ऑफ मैन। तो हमने बोला कि किसी भी तरह वो लोगों के दिमाग को ही कब्जा कर लेते हैं कि सही गलत किसी को नहीं मालूम है, और सही गलत वो मान लिया जाता है। जैसे ड्रेसिंग सेंस में सही गलत क्या है, हम जो मानते हैं कि जो एलीट क्लास कर रहा है वही सही है, या हमसे जो ऊपर है वो सही है। एंड दे इम्पोज इट्स वेरी सटल वे, कि ऐसे ये इम्पोज नहीं करते, वो क्या करते हैं कि आपको करना पड़ेगा, कोई रूल बनाए, या ऐसा कुछ नहीं है कि कानून बनाए, ये सब चीज़ें नहीं करते। वो क्या करते हैं, बार 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 एक ही चीज़ को दिखाते हैं कि ये चीज़ सही है, किसी तरह से उसका मजाक उड़ा देंगे। जो आप कर रहे होंगे, जो नई चीज़ें हैं जो मार्केट के थ्रू आए वो तो सही है, लेकिन जो अब कल्चर के थ्रू पहले से रही है वो चीज़ों को गलत बताने की कोशिश कर लेते, और धीरे धीरे जो लोअर क्लास है वो ट्रैप हो जाता है। और सो द कल्चरल हेजिमनी ऑफ द रूलिंग क्लास इज द बेसिस ऑफ इट्स रूलिंग पावर। अभी तक जो हो रहा था कि माना ये जा रहा था कि जो हमने बताया कि मार्क्स के अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिक पावर है वो बेसिकली पावर है, उसके बेस पे किया जा रहा है। तो ये कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे तो अगर आप देखें कि उसके अकॉर्डिंग तो रेवोल्यूशन कहाँ होना चाहिए था, जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा था, लेकिन वो नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ को हम समझने के लिए देखते हैं आगे। तो अब ये कह रहे हैं कि रूलिंग क्लास जो है वो डज नॉट वर्क ऑलवेज वर्क फॉर इट्स नैरो क्लास इंटरेस्ट, कि अपने नैरो क्लास इंटरेस्ट के लिए ही काम नहीं करता, वो एक लार्जर गोल के लिए भी काम करता है, जैसे फासिज्म नासिज्म ने किया, या किसी और आइडिया पे जो हेजेमनी है उसको बनाए रखने के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट के लिए कर रहा है। तो कई बार जो रिलीजियस वो जो स्टेट होते हैं, या फिर फासिस्ट, या जो अलग तरह से स्टेट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हेजेमनी को बचाए रखना चाहते हैं कि हम किसी भी तरह अपनी हेजेमनी को बचाए रखें, लेकिन भले उसमें प्रॉफिट कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं। तो मार्क्स का जो आइडिया था हर चीज़ प्रॉफिट के लिए करते हैं, वैसा नहीं हो रहा है। और दूसरा जो आइडिया इनका जो ग्रामसी का आता, वो आइडिया है कि क्यों रसिया के अंदर रेवोल्यूशन हो गया, यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, वो तो इटली में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इटली में तो ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है। तो यहाँ पे उन्होंने जो फासिज्म कहा था, वहाँ पे नेशनलिज्म, जो हाइपर नेशनलिज्म जो आ गया कि हम इटालियन आर सुपीरियर रेस, और इटली में जो भी बाहर के लोग हैं वो इन्फीरियर हैं, या फिर वहाँ पे जितने मार्क्सिस्ट हैं वो इन्फीरियर है, वहाँ पे जो गे हैं वो इन्फीरियर हैं, और इन लोगों को अगर हम लोग ख़त्म कर दें
तो पूरा जो इटली है सिर्फ सुपीरियर रेस बचेगा, और हम बहुत तेजी से इटली जो पुराना प्राइड इटली का था, जो मैकेवेली के बाद आया, या उससे पहले जो रोमन एम्पायर का था, वो फिर से अचीव कर सकते हैं, फिर से वही ग्लोरियस रोमन एम्पायर अचीव कर सकते हैं। तो इस तरह का जो हिस्ट्री को ग्लोरीफाई करके जो चीज़ें लाते हैं, वो जो डोमिनेंट क्लास है वो इस तरह से करता है, और लोग जो है ट्रैप हो गए। तो मजदूर भी क्या हुआ, मजदूर अपने वेजेस को ना लेके वो ग्लोरियस रोमन एम्पायर को या फिर से इटली को महान बनाने की कोशिश में अपने वेजेस, अपनी जो चीज़ें, अपने एजुकेशन, अपनी हेल्थ को छोड़ के उस ग्लोरियस पास्ट को अचीव करने के लिए उनके साथ चला जाता है, और अपने इंटरेस्ट को। तो कैपिटलिस्ट और लेबर एक साथ आ गए, और जो इनके अगेंस्ट में है वो दूसरी तरफ चले गए। तो एक बाइनरी अलग तरह की क्रिएट कर दी गई कि जो मार्क्स के अकॉर्डिंग जो एंटागोनिस्टिक होने चाहिए वो एक ही ग्रुप में आ गए, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, इटालियन रेस, ये भी इटालियन रेस है, ये बहुत गरीब है, ये बहुत अमीर है, लेकिन इसने इसको अपने साथ मिला दिया। ये 90% ये है और 10% ये है, लेकिन इसने अपने आप साथ 90% को मिला लिया, और जो बाउंड्री होनी चाहिए थी इस तरह से ऊपर नीचे, वो बाउंड्री हो गई अलग। अब यहाँ पे जैसे ग्रामसी जैसे लोग या दूसरे आइडियोलॉजी जो रखने वाले थे, जो लिबरल आइडियोलॉजी रखने वाले थे, ये सारे लोग अलग हो गए। जो थोड़ा सा कंजर्वेटिव नहीं थे, प्रोग्रेसिव थे, वो दूसरे। अब ये इनके साथ हो गया, तो ये लेबर क्लास इन्हीं की दुश्मन बन जाएगी। तो ये बोले कि ऐसा होता है, इसलिए यहाँ पे जो इटली में इसका फ़ायदा हुआ, जर्मनी में इसका फ़ायदा उठा लिया गया, नेशनलिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया, इसलिए क्लास स्ट्रगल नहीं हो पाया और मार्क्सिस्ट आइडिया। और उसी के अपोजिट अगर देखें तो रसिया में ये चीज़ नहीं कर पाया, क्योंकि जार जो थे बहुत लेविश लाइफ जी रहे थे, उनको कोई मतलब नहीं था इस तरह के चीज़ों करने से, और वहाँ पे आसानी से रेवोल्यूशन हो गया। In order to maintain its ruling position, it enters into compromise and alliance with other groups and creates a historic bloc. अब ये कह रहे हैं कि अपनी जो आइडिया है, जो रूलिंग क्लास है, वो क्या करता है, बहुत से अलग अलग तरह के लोगों से मिलके। अब यहाँ पे हो सकता है बहुत से रिलीजियस ग्रुप मिल जाएं, बहुत से पुराने जो कंजर्वेटिव लोग हैं वो मिल जाए, या इस तरह की चीज़ें हैं कि तमाम सारे ग्रुप, जो आर्मी पर्सन है वो मिल गए, कैपिटलिस्ट जो हैं वो मिल गए, इस तरह के इंटेलेक्चुअल्स जो हैं उनको भी ले लिया, कि बहुत से जो इंटेलेक्चुअल्स हैं जो पैसे के बेसिस पे लिख देते हैं, या उनका बहुत क्लास कॉन्सियसनेस नहीं होता, उन सबको मिला के एक हिस्टोरिक ब्लॉक बना लेते हैं, और सब लोग एक जैसी भाषा करते हैं। मीडिया पर्सन हो गए, वो एक जैसी भाषा बोल रहे हैं, इंटेलेक्चुअल्स अलग, इकोनॉमिस्ट अलग बोल रहे हैं, और इसी के साथ ही जो आर्टिस्ट हैं वो अलग। तो वो सारे लोग जब बोल रहे हैं तो 90% जो जनता है वो समझ नहीं पा रही कि ये हो क्या रहा है, उसको लगता है यही चीज़ सही है। ग्रामसी फोकस्ड ऑन रूल ऑफ आइडिया एंड कल्चर इंस्टीड ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर। यहीं से इन्होंने मार्क्स के आइडिया को चैलेंज किया, बोला कि आइडिया जो है, कल्चर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ना कि सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर। इन्होंने बोला कि ये दोनों एक हो गए कैसे, कि इनकी इकोनॉमी में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो यहाँ पे कल्चर जो बेस है, और उसी को कल्चरल हेजेमनी बाद में बोली गई। ही एम्फसाइज द नीड ऑफ क्रिएटिंग अ हिस्टोरिक ब्लॉक। अभी कहते हैं कि इससे लड़ा कैसे जाए, क्योंकि उनके पास तो एक जो है एक ब्लॉक है, हिस्टोरिक ब्लॉक है। अब बोले कि जो लोअर क्लास है उसको भी अपने हिस्टोरिक ब्लॉक बनाने पड़ेंगे, अपने इंटेलेक्चुअल्स बनाने पड़ेंगे, अपने जो आर्टिस्ट बनाने पड़ेंगे, अपना न्यूज़ मीडिया क्रिएट करना पड़ेगा, अपना अलग से सब कुछ करना पड़ेगा, तभी अब वो बात लोगों तक पहुंचेगी। तभी ये जो डायनेमिक्स पैरेलल हो गया वो हायरार्की में तभी आएगी, और तभी क्लास स्ट्रगल शुरू हो पाएगा। तो आगे देखते हैं। तो देखते हैं कि किस तरह से रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स पे ये फोकस करते हैं। जैसे हमने बताया कि एक हिस्टोरिक ब्लॉक बनाना पड़ेगा, और उस हिस्टोरिक ब्लॉक में सबसे बड़ा जो रोल होगा वो किसका होगा, इंटेलेक्चुअल्स का होगा। क्योंकि ये सेम चीज आपने देखा है कि अगर उसी समय लेनिन, क्योंकि इससे पहले रेवोल्यूशन कर चुके थे और इंटेलेक्चुअल्स को पार्टी का कमान दे चुके थे, और उन्होंने बोला था कि इनको ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी को बनाएंगे, और कम्युनिस्ट पार्टीज जो होंगी वो इंटेलेक्चुअल्स के रोल पे काम करेंगे। तो सेम रोल जो है वो किस तरह से यहाँ पे हेजेमनी को ब्रेक करने के लिए लाते हैं। तो बोलते हैं कि हाउ डज द रूलिंग क्लास एस्टेब्लिश इट्स हेजेमनी इन सोसाइटी। इनका क्वेश्चन यही था कि पूरे जो जेल में थे, कि किस तरह से रूलिंग क्लास तो बहुत कम है, और इवन इन डेमोक्रेसी वो रूलिंग क्लास ही रूल कर रहा है, तो ये कैसे हो सकता है। अगर फ्यूडलिज्म होता या मोनार्की होती तब तो समझ में आता है कि वो अपने फेवर में काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो डेमोक्रेसी है, तो लोग अपने बारे में ना सोच के उस रूलिंग क्लास की जो रिचनेस है उसको क्यों बनाए रखने चाहते हैं, क्यों उस रूलिंग क्लास को उसी तरह से स्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो इसी के ग्रामसी आर्ग्यूड विद द हेल्प ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। बोलते हैं कि अब कौन किसके थ्रू, ये इंटेलेक्चुअल्स जो होते हैं
वो रूलिंग क्लास को मेंटेन करते हैं, और एक आम आदमी जो है, जो गरीब है, उसको लगता है कि क्योंकि ये लोग समझदार लोग हैं तो ये जो बोल रहे होंगे वो सही होगा। लेकिन उनके पीछे उसकी पॉलिटिक्स होती है, और इंटेलेक्चुअल्स को जो फंडिंग दे रहे हैं वो ऑब्वियसली रिच लोग देंगे, तो इंटेलेक्चुअल्स किसके फेवर में बोलेंगे? तो आज के समय में भी देख सकते हैं कि ज़्यादातर इंटेलेक्चुअल्स जहाँ से फंडिंग आएगी उसके फेवर में बोलेंगे। और इसको बहुत लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा कि बड़े बड़े जो साइंटिस्ट होते हैं, बड़े बड़े जो इंटेलेक्ट डॉक्टर्स होते हैं, उनको बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत फैसिलिटीज़ देती हैं। अब वो फैसिलिटीज़ देती रहती हैं तो होता क्या है, जैसे आप कभी अगर डॉक्टर्स को जानते हो तो एमआर आपको मिलते हैं, तो एमआर क्या करते हैं, गिफ्ट देते रहते हैं। आप उसको प्रिस्क्राइब करें ना करें, आपको गिफ्ट देते रहेंगे। एक टाइम के बाद वो मोरालिटी ऐसी आ जाती है कि ये आदमी इतना दे रहा है, मैं इसकी दवा प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, तो आप किस एक टाइम के बाद प्रिस्क्राइब करने ही लगते हैं। तो वो उसी पे बेसिस पे काम करते हैं, उनके पास पैसे की कमी नहीं हो तो कई बार गिफ्ट दे देंगे, लेकिन आपकी जो मोरालिटी है वो उसके लिए लॉयल हो जाएगी, क्योंकि होता है कि जिसका खाया है उसको तो पे कर रहा है। तो आप सही चीज को पे ना करके आप किसको पे करने बैक करने लगते हैं, दो इंटेलेक्चुअल्स भी वो पे बैक करने लगते हैं, जिसका नमक खा रहे हैं कह सकते हैं हिंदी की लैंग्वेज में। तो वो जिसको जो आपको पैसे दे रहा है, तो आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं आप उसके लॉयल हो गए, तो कंपनी तो आपसे आप इंटेलेक्चुअल हैं, तो अब क्या हो रहा है, आप अपनी क्लास के लिए लॉयल ना होकर उस क्लास के लिए लॉयल हो गए। इंटेलेक्चुअल्स प्रोवाइड अ फिलोसफिकल फिलोसफी फॉर मासेस। अब ये फिलोसफी बना देते हैं इंटेलेक्चुअल्स, तो हम सब लोग उसमें ट्रैप हो जाते हैं। मासेस डू नॉट क्वेश्चन द पोजीशन ऑफ बुर्जुआ, और उसी की वजह से अब बुर्जुआ की जो पोजीशन है उसको मासेस जो है वो क्वेश्चन ही नहीं करते, उनको लगता ही नहीं कि ये कुछ गलत है, उनको लगता है कि ये सिस्टम ऐसा ही है। तो आज के समय अगर आप फेसबुक या मीडिया में रहते हैं तो बहुत से लोग इस चीज़ को क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि अल्टीमेटली जिस तरह से कोरोना के बाद जो सिस्टम बन रहा है कि किसका फ़ायदा हुआ, अगर आप देख रहे हैं कि सारी चीज़ें होने के बावजूद, और कई लोग इवन जो डेमोक्रेसी को भी बोल रहे हैं कि इस डेमोक्रेसी से फ़ायदा किसका हो रहा है, जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ तो बेटर सिस्टम हो गया, कि आप चाहे मोनार्की हो देखें तो सऊदी अरेबिया में इस तरह की क्राइसिस नहीं आ रही है, बहुत से मोनार्कीज़ में भी, या चाइना में जहाँ पे पीपल्स डेमोक्रेसी कह सकते हैं, या एक तरह से अलग तरह के जो बोलते हैं लिबरल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं डिक्टेटरशिप है, वहाँ भी इतनी क्राइसिस नहीं आ रही है। तो हो क्यों रहा है ये, इसको देखने के लिए आगे देखते हैं हम। तो ये कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो तो हेजेमनी क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअल्स भी एक तरह के नहीं हैं, दो तरह के इंटेलेक्चुअल्स हैं। तो कैटेगरी इनटू टू कैटेगरी। फर्स्ट द ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स, बोलते हैं कि पहला जो पारंपरिक इंटेलेक्चुअल्स हैं, विद्वान हैं, वो हैं। कि दूसरे जो है ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स हैं। तो पारंपरिक इंटेलेक्चुअल्स क्या करते हैं, जो जिनको कोई मतलब नहीं है। द फॉर्मर द लार्जरी जो ट्रेडिशनल हैं रिफर्स टू दोज हु थिंक दैट दे आर नॉट लिंक टू एनी क्लास, जिनका किसी क्लास से, किसी रूलिंग आइडिया से, या किसी अपने आप को इंडिपेंडेंट मानते हैं, कि उनको फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने अपनी फिलॉसफी दे दी, अब किसी को फॉलो करनी हो नहीं करनी हो उससे उनको कोई मतलब नहीं है, उन्होंने अपना काम कर दिया, तो वो थियोराइज कर देते हैं। एक तरह से इसको हम ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल ये इन्होंने कहा। और दूसरी तरफ लेटर दोज हु आर एक्टिवली एसोसिएटेड विद देयर आइडिया एंड रूलिंग क्लास विद द मासेस, कि अब ये जो है जो चेंज करना चाहते हैं, जो फिलॉसफी सिर्फ दे नहीं रहे हैं, वो चेंज भी करना चाहते हैं। जैसे ट्रेडिशनल में हम देख सकते हैं कि हेगल आ गए, हेगल चेंज करने की कोशिश बहुत ज़्यादा नहीं करते, वो फिलॉसफी सिर्फ दे रहे हैं कि लोग अगर समझ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन उसी समय में अगर हम ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल में देखें, जैसे मार्क्स आ गए या ग्रामसी खुद आ गए, तो ये जो लोग थे ये ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल होंगे, जो ऑर्गेनाइज भी करते हैं लोगों को, और उस फिलॉसफी के बेस पे जो सिनेरियो है दे वांट टू चेंज इट, कि वो बदलना चाहते हैं कि किसी भी तरह से वो परिवर्तन हो जाए, और एक्सप्लॉयटेशन या कोई सी भी चीज़ में, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो दोनों ही हो सकते हैं ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल। तो देख सकते हैं कि अब इसमें कहते हैं कि ये जरूरी है यहाँ पे प्रैक्सिस। प्रैक्सिस का मतलब हम आगे देख लेते हैं। सो फिलॉसफी ऑफ प्रैक्सिस की जो प्रैक्सिस है, प्रैक्सिस को हिंदी में प्रैक्सिस ही कहते हैं, क्योंकि फिलॉसफी ऑफ प्रैक्सिस डेवलप एंड रिफॉर्म फ्रॉम अ हेगेलिनिज्म, कि हेगल का जो आइडिया था वहां से आता है, क्योंकि मार्क्स ने तो डिटर्मिनिस्टिक मटेरियलिज्म पे फोकस किया, सिर्फ मटेरियल अल्टीमेट रियलिटी है। हेगल जो थे आइडिया पे कह रहे हैं, तो इन्होंने दोनों चीजों को मिला दिया। ये आइडिया भी इंपॉर्टेंट है, मटेरियल भी, दोनों चीजें मिला के ही हेजुमनी क्रिएट होती है, और जो हेजुमनी रूल करती है, चंद लोग जो हैं, कम लोग जो हैं, वो ज़्यादा लोगों पे रूल कर पाते हैं उस हेजिमनी से, सिर्फ इकोनॉमिक पावर से नहीं करते, या सिर्फ कोर्सिव पावर जो फोर्स है उससे नहीं करते। फिलोसफी ऑफ प्रैक्टिस इंटरेक्शन ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस। अब इसमें आइडिया क्या है, थ्योरी और प्रैक्टिस का इंटरेक्शन, कि थ्योरी क्या है
कि ऐसा ना हो कि जैसे हेगल ने दिया वो थ्योरीज थी, और प्रैक्टिस बहुत से लोग जैसे सोशलिस्ट जो कर रहे थे या बहुत से जो रेवोल्यूशनरी थे जिनके पास कोई आइडियोलॉजी तो नहीं थी लेकिन वो फिर भी सिस्टम को चेंज करना चाहते थे, तो वो प्रैक्टिकल तो कर रहे हैं लेकिन थ्योरीज नहीं थी उनके पास। तो दोनों को मिला के जब काम करेंगे दैट इज कॉल्ड प्रैक्सिस, कि वो प्रैक्सिस बन जाएगा। और उस प्रैक्सिस में थ्योरी से अब ये कहते हैं प्रैक्सिस क्या है मार्क्स के लिए। Praxis refers to creative and self-creative activity through which human beings create and change their historical universe and themselves। कि जो क्रिएटिविटी है कि किस तरह से किया जाए, मान लीजिए प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम कोई आ गई तो अब प्रॉब्लम को क्या हम सिर्फ थ्योरीज के बेस पे करें या प्रैक्टिकली उसको सॉल्व करें। तो प्रैक्टिकली सॉल्व करने, और अगर कोई नई प्रॉब्लम आई है तो फिर उसको थ्योराइज भी करना चाहिए कि ऐसा ना हो कि नेक्स्ट टाइम जो आए फिर उसको नेक्स्ट जो आदमी हो उसको फिर से नई क्रिएटिविटी इमर्ज करनी पड़े। उसको आपने थ्योराइज कर दिया तो उसके लिए आसान हो गए, तो उसके लिए फिर नई प्रॉब्लम जब आएगी वो फिर अपना क्रिएटिविटी यूज करेगा। सो इट इज एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड डिफरेंशिएट ह्यूमन फ्रॉम अदर बीइंग्स। की कहते हैं कि ये सिर्फ आदमी में ही हो सकता है कि किसी भी चीज को एनालाइज करने की कोशिश करे और उसको चेंज करने की कोशिश करे। जो किसी भी और जानवर में इतनी क्षमता नहीं है कि वो एनालाइज तो हो सकता है करता हो अपने दिमाग में, लेकिन उसको चेंज करने के लिए कि फ्यूचर में भी ये चीज़ें ना हो, ऐसा ना हो, उसके लिए ऑर्गेनाइज करना बहुत मुश्किल है। वो उस तरह के जानवर नहीं कर सकते, सिर्फ ह्यूमन बींग है। इट इज इंटरेक्शन ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस। तो थ्योरी प्रैक्टिस हमने बताया कि थ्योरी सिर्फ ऐसा ना हो कि थ्योरी, जैसे लेनिन को हम देखते हैं इसीलिए प्रैक्टिस के सबसे बड़े थिंकर लेनिन मान लेते हैं कि थ्योरी भी मार्क्सिज्म की लेते हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं। और बाद में अगर देखें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी आती है तो फिर थ्योरीज में जाते हैं कि कहाँ पे थ्योरेटिकल आंसर होना चाहिए। तो इसीलिए जो कह सकते हैं उनकी जो बुक्स हैं, बहुत से जो प्रॉब्लम्स आती हैं उस पर, जैसे कि उनसे पूछा जाता है कि आप कैसे कर पाए, क्यों ब्रिटेन में क्यों नहीं हुआ रेवोल्यूशन और रसिया में कैसे हो गया, तो उन्होंने आंसर दिया। फिर वो प्रैक्टिस तो कर चुके, रेवोल्यूशन तो ला चुके थे, अब उसका थ्योरीज ढूंढ रहे थे। तो थ्योरीज में वो कहते हैं कि इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। ये लेनिन की बहुत फेमस बुक है। तो क्या कहते हैं, वो आंसर देते हैं कि क्योंकि वो इंपीरियलिस्ट, ब्रिटेन जो इंपीरियलिस्ट है वो अपने लेबर्स को सेटिस्फाई कर दे रहा है दूसरे जगह के लेबर को एक्सप्लॉइट करके, जहां पे लेबर के अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है, क्लास कॉन्शियसनेस नहीं है। ब्रिटेन में तो क्लास कॉन्शियसनेस थी लेकिन वो उसको सेटिस्फाई कर दे, तो इसीलिए इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म बोलते हैं। तो इसमें इस प्रैक्टिस के आइडिया पे अगर लेनिन को देखें तो काफी खड़े उतरते हैं। तो थ्योरी इनरिचेस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एनरिचेस थ्योरी। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं कि थ्योरी प्रैक्टिस को बढ़ाती है, थ्योरी के बेसिस पे आप प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिसेस जो करेंगे उससे फिर नई थ्योरीज भी बनेंगी क्योंकि प्रैक्टिस थोड़ा सा डिफरेंट होगी। मार्क्स हैज डिस्कस्ड द नोशन ऑफ प्रैक्टिस इन हिज थीसिस ऑन फ्यूरबाख। तो फ्यूरबाख में ये भी इंपॉर्टेंट, मार्क्स ने कहाँ पे थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस रखा, ये फ्यूरबाख है। और कल्चरल हेजुमनी का जो आइडिया है वो ग्राम्सी आते हैं कि ग्राम्सी, क्योंकि ये तो बहुत मार्क्स सुपरफिशियल लेवल पे बोल के चले जाते हैं लेकिन ग्राम्सी उसको और आगे ले आते हैं। ग्राम्सी ट्रीटेड मार्क्सिज्म एज द फिलोसफी ऑफ प्रैक्टिस, और बोलते हैं कि ग्राम्सी खुद बोलते हैं कि पूरा मार्क्सिज्म ही जो है वो सिर्फ थ्योरी पे नहीं चल सकता और सिर्फ प्रैक्टिस पे नहीं चल सकता, सिर्फ प्रैक्टिस के साथ थ्योराइज करना, थ्योरीज के साथ प्रैक्टिस करना, ये हमेशा रहा है। तो ग्राम्सी मार्क्सिज्म को प्रैक्टिस का एक आइडिया मानते हैं। तो प्रैक्टिस का आइडिया सिर्फ ऐसा नहीं है कि थ्योरेटिकली दे रहे हैं, ऑब्वियसली हम तो पहले ही लाइफ में देख चुके हैं कि ही वाज हिमसेल्फ इन्वॉल्व विद द प्रैक्टिकल रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी, दैट्स व्हाई ही वाज प्रेजेंट, और उनको जेल हुई और काफ़ी दिक्कत में सामना करना पड़ा। ग्राम्सी मेंटेन दैट मैन कैन अफेक्ट हिज ओन डेवलपमेंट, कि वो अपना जो कहते हैं कि अफेक्ट, अपना जो खुद का डेवलपमेंट है वो अफेक्ट कर सकता है हमें। द मैन ऑफ एक्शन इज ट्रू फिलोसफर, जो एक्शन में है, जो काम कर रहा है, जो कोशिश कर रहा है, वही असली फिलोसफर है। एंड द फिलोसफर मस्ट ऑफ नेसेसिटी बी अ मैन ऑफ एक्शन। और वो कहते हैं कि जो फिलोसफर है उसको एक्शन में भी आना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो एक्शन कर रहा है उसको फिलोसफर, वो तो खुद ही फिलोसफर बन जाता है, लेकिन जो फिलोसफर है वो सिर्फ फिलोसफी ना दे, उसको एक्शन में भी वो चीज़ लाके उसको करने की कोशिश करनी चाहिए। मैन डज नॉट एंटर इनटू रिलेशन विद द नेचुरल वर्ल्ड जस्ट बाय बीइंग हिमसेल्फ अ पार्ट ऑफ इट, बाय एक्टिवली बाय मीन्स ऑफ वर्क एंड टेक्निक। तो इन सब जो एक्टिवली मीन्स जो टेक्निक है, वर्क है, अपने वो नेचुरल जो वर्ड है उसका पार्ट बनना चाहिए। जैसे आप कोई भी काम कर पाते हैं तो उसके थ्रू आप नेचुरल वर्ड के पार्ट बने, ना कि सिर्फ आप रह रहे हैं, जिंदा है इसलिए। तो आदमी को और जानवर से इसीलिए उन्होंने थोड़ा सा अलग किया। अब हम आगे देखते हैं। तो जैसा कि हम देख चुके हैं कि
ग्रामसी हमेशा बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर को रीडिफाइन करने की कोशिश करते हैं, मार्क्स से अलग हटके थोड़ा सा, और सुधार करने की कोशिश करते हैं। बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर, फॉर मार्क्स द नेचर ऑफ सुपर स्ट्रक्चर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बेस। तो बेस क्या है, इकोनॉमी या मटेरियल, तो और सुपर स्ट्रक्चर रेस्ट ऑफ द थिंग्स, चाहे रिलीजन हो, कल्चर हो, हमारी स्टडीज़ हो, या कुछ भी हो, सब कुछ सुपर स्ट्रक्चर हो, कल्चरल आइडियाज़ हो, कुछ भी, स्पोर्ट्स हो, ये सारी चीज़ें सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट है। ग्रामसी मॉडिफाइड दिस पोजीशन टॉक्ड अबाउट हिस्टोरिक ब्लॉक, क्या बोलते हैं, हिस्टोरिक ब्लॉक में ये चीज़ें अलग है, ये बेस और सुपर स्ट्रक्चर में इस तरह से नहीं डिवाइडेड है, क्योंकि इकोनॉमिक जो है, इकोनॉमी जो है वो क्लास डिवीजन का जो है वो बेस नहीं है हमेशा हर जगह पे, इकोनॉमी के बेस पे। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसको हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, हम आपको एग्जांपल भी देंगे। ग्रामसी मॉडिफाइड दिस पोजीशन एंड टॉक अबाउट हिस्टोरिक ब्लॉक। हिस्टोरिक ब्लॉक इज द सिचुएशन व्हेन बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव फोर्स कंबाइन टू प्रोड्यूस अ रेवोल्यूशनरी सिचुएशन। कि बोला कि अब हिस्टोरिक ब्लॉक जो होगा उसमें दोनों ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, अब ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कैसे ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। इंडिया में देखेंगे कि आप जो वर्ण व्यवस्था थी उसको अगर आप समझेंगे तो उसमें ऐसा नहीं कि जिसके पास पैसे ज़्यादा है वो सबसे सुपीरियर है। तो आप देखेंगे ब्राह्मण जो है जिसके पास वो ओन नहीं कर सकता था वो हायरार्की में सबसे ऊपर है। इसके बाद क्षत्रिय जिसके पास बिजनेस का पैसे तो नहीं है लेकिन वो स्टेट है, पॉलिटिक्स में तो है, वो सेकंड नंबर पे। और जिसके पास सबसे अधिक पैसे है वो थर्ड नंबर पे आ रहा है, जो बिजनेस कम्युनिटी है वैश्य है। और जो लेबर क्लास है वो कह सकते हैं जो वो शूद्र है। तो शूद्र जो तो नीचे है वो तो सही है मार्क्स के अकॉर्डिंग, लेकिन जो सबसे अधिक रिच है वो क्या है, थर्ड पोजीशन पे है। तो ये कह रहे हैं कि हेजिमनी जो है वो अलग तरीके से काम करती है, वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे काम करती है, वो कल्चरल लेवल पे काम करती है। और इसी तरह देख सकते हैं जो वुमेन है, वुमेन को भी अगर हम देखें तो वो उनके पास तो पैसा है, अगर आपके फादर के पास पैसा है तो आपके पास भी पैसा है, लेकिन फिर भी स्टेटस क्यों नीचे है। तो बोले कि ये भी एक पैट्रियार्कल हेजुमनी है, इसकी वजह से। ऐसा नहीं कि जो रिच वुमेन है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, जो पुअर वुमेन है सिर्फ उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब उनके डिस्क्रिमिनेशन को कैसे एनालाइज करेंगे, वो तो रिच भी हैं। ऐसा नहीं कि जो राजा महाराजा के घर के लोग हैं, जो बड़े बिजनेसमैन की औरतें हैं, उनका कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। तो वो डिस्कशन उस चीज को समझने के लिए जो कल्चरल हेजुमनी ग्रामसी का है वो बेटर समझ सकते हैं। सो द यूनियन ऑफ बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर, मटेरियल कंडीशन एंड आइडियोलॉजीज कंस्टिट्यूट अ हिस्टोरिक ब्लॉक। तो हिस्टोरिक ब्लॉक में जो है आप देख सकते हैं कि सभी लोग आएंगे, सुपर सिर्फ ऐसा नहीं कि जो बेस के लोग हैं वो जो जिनके पास इकोनॉमिकली जो लोअर क्लास है वही आएगा। इसमें बोले बेस सुपर स्ट्रक्चर दोनों आ सकते हैं, मटेरियल कंडीशन आएगी, आइडियोलॉजीज आएंगी। जैसे अगर हम लेनिन को देखें तो लेनिन ने जो रेवोल्यूशन लाया ऐसा नहीं कि सिर्फ गरीब आदमी थे उसमें, उसमें मिडिल क्लास भी था, बहुत से लोग बहुत रिच लोग भी थे जो आइडियोलॉजिकली मार्क्सिज्म से इत्तेफाक रखते थे। और इवन अगर मार्क्स के आइडिया को भी देखें तो मार्क्स भी मार्क्स तब बन जाते हैं जब उनको एंजल्स मिलते हैं जो सपोर्ट करते हैं। एंजल्स वो तो रिच थे तो उनको तो दूसरे क्लास, उनके क्लास इंटरेस्ट अलग होने चाहिए, मार्क्स के क्लास इंटरेस्ट अलग होने चाहिए, लेकिन वो उनको सपोर्ट करते हैं। तो किस बेसिस पे करते हैं, आइडियोलॉजी के बेस पे करते हैं, विचारधारा के बेसिस पे करते हैं। तो उनको ये कह रहे हैं कि इन सबको मिला के एक हिस्टोरिक ब्लॉक बनाना पड़ेगा। अब ग्रामसी जो है इनका जो डायलेक्टिक मीन है, वो जो द्वंद्वात्मक आइडिया है, वो किस तरह से, वो कहते हैं तीन चीजें इसमें होती हैं। पहला क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन द इंटेलेक्चुअल्स। तो इंटेलेक्चुअल एंड द मासेस, जो इंटेलेक्चुअल कौन होंगे, पार्टी लीडर्स जो होंगे, पार्टी जैसा ग्लेन ने बता दिया कि पार्टी लीडर्स, एक पार्टी की जरूरत है, कम्युनिस्ट पार्टी की जरूरत है, क्योंकि मार्क्स तो बोल के नहीं गए थे लेकिन लेनिन ने बोला है कम्युनिस्ट पार्टी की जरूरत है। वो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स जो होंगे मासेस के साथ इंटरेक्ट करेंगे। अब ये तो इंटेलेक्चुअल्स हैं, इनके ये तो थ्योरेटिकल नॉलेज है इनके पास अपनी मासेस के पास, अपनी जो आम जनता है उसके पास अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। अब उस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को जानकर फिर से नई थ्योरी जाना और इनको थ्योराइज करना, कि इनको मासेस को भी थ्योरीज बताना, तो ये जो काम होगा ये प्रैक्टिस होगा और इंटेलेक्चुअल्स का ये काम है। एक्सप्लेनेशन ऑफ हिस्टोरिक डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस, जो कि हम जानते हैं कि ये हेगेलियन आइडिया और मार्क्सिस्ट आइडिया पे, इसके बेसिस पे कि किस तरह से नई नई विचारधारा, नई तरह से चीजें आनी चाहिए और जो पुरानी चीजें हैं उसको काउंटर करते रहना चाहिए। और थर्ड देख लेते हैं, द रिलेशन बिटवीन द सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर। तो सब स्ट्रक्चर है और सुपर स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, उनके बीच में एक रिलेशन होना चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आइसोलेशन में है जैसा मार्क्स बोल रहा है, ऐसा नहीं है कि सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर जो है उसमें बहुत से सब स्ट्रक्चर भी हैं, कि अब रिलीजन को आप कहाँ रखेंगे या जो कल्चरल चीज़ें उसको कहाँ रखेंगे। तो सुपर स्ट्रक्चर में ये जो होंगी
वो सब स्ट्रक्चर्स भी आ सकते हैं, या इवन किसी क्लास के अंदर विद इन जो क्लास है उसके अंदर भी अलग अलग लोग हैं, ऐसा नहीं कि सब लोग एक जैसे क्लास के सभी गरीब हैं, तो उसमें सब क्लासेस भी हैं ना, तो वो सब स्ट्रक्चर का पार्ट हो जाएंगे। डायलेक्टिक इन फिजिकल वर्ल्ड एंड डिफरेंट फ्रॉम डायलेक्टिक्स इन सोसाइटी। तो फिजिकल वर्ल्ड और सोसाइटी के जो द्वंद्व है वो अलग अलग है। जो आप फिजिकल वर्ल्ड में देख, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आप किसी भी आइडिया को फिजिकली आप देखेंगे पैसे से या किसी चीज़ से, वो मटेरियल चीज़ें जैसे डेवलप होती हैं वैसे सोसाइटी डेवलप नहीं होती, तो आपको इसमें डायलेक्टिक्स अलग तरह की लगानी पड़ेगी। व्हेन सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर इंटरेक्ट ऑन ईच अदर टू प्रोड्यूस अ हिस्टोरिक ब्लॉक। अब ये कह रहे हैं कि सब स्ट्रक्चर जो है और सुपर स्ट्रक्चर जो है वो एक साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। जैसे हमने बोला कि अमीर तो है, लेकिन अमीर गरीब तो है, गरीब में अलग अलग तरह के गरीब है। जो हो सकता है 50,000 कमा रहा है वो भी एक तरह के गरीब है, जो 25,000 कमा रहा है, 10,000 कमा रहा है, तो वो इसके लिए यही अमीर ना मान लिया कि इस 50,000 को ये 10,000 कमाने वाला अमीर मान रहा। तो ये सभी एक ही ब्लॉक के हैं। जो बुर्जुआ है, जो उसके पास इंडस्ट्री जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो इस्तेमाल कर रहा है, या जिसके पास ओनरशिप है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की, वो बुर्जुआ क्लास है। ऐसा नहीं कि ये इसी को समझ ले, तो ये इंटरेक्ट करना जरूरी है। ही ब्रॉट आउट द हेगेलियन आइडियलिज्म इन मार्क्सिज्म। तो आइडिया जो था, हमने बताया कि हेगल से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, और हेगेलियन आइडिया को मार्क्सिज्म में मिला के एक बहुत ही प्रैक्टिकल आइडिया ले आए कि किस तरह से, जो कई बार ऐसा भी हो रहा है कि जो अमीर है और गरीब एक ही पाले में चले गए हैं, एक ही ब्लॉक में हैं, क्योंकि वो हिस्टोरिकल ब्लॉक बना रहा है किसी और, जो जिसको हम मार्क्स के सेंस में कहते हैं फॉल्स कॉन्शियसनेस। जैसे कॉन्शियसनेस तो है कि कभी वो लैंग्वेज के नाम पे, कभी रीजन के नाम पे, कभी रेस के नाम पे, कभी रिलीजन के नाम पे, अलग अलग कास्ट के नाम पे इंडिया पे वो जो बनेंगे वो फॉल्स कॉन्शियसनेस है, और उस फॉल्स कॉन्शियसनेस को ख़त्म करके क्लास कॉन्शियसनेस को बढ़ाना ही काम है। और वो हेगेलियन आइडिया जो है मार्क्सिज्म में मिक्स करके जो है ग्राम्सी लाते हैं। ही अटैच अ ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू द कॉन्शियसनेस देन द मटेरियल फोर्स। बोलते हैं कि ये कॉन्शियसनेस जब तक चेतना नहीं होगी, वर्ग चेतना तभी आएगी जब आपको बाकी चीज़ों की चेतना हो, जब आप समझ पाएं कि ये फॉल्स कॉन्शियसनेस, आप धर्म के नाम पे तो एक हो जा रहे हैं लेकिन वो आपका ही एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, आप जाति के नाम पे तो एक हो रहे हैं लेकिन जो आपका जो बुर्जुआ क्लास है, जो आपका मालिक है, वो आपका ही एक्सप्लॉयटेशन, आपका ही शोषण कर रहा है। ऐसा नहीं कि धर्म के नाम पे आपको कुछ बेनिफिट दे रहा है कि आपकी सैलरी डबल कर दे रहा है, आपके ऐसा नहीं, दूसरे धर्मों के साथ तो उसको कम वेजेस देता है, आपको बहुत ज़्यादा वेजेस दे रहा है, या आपका कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं। तो बोले कि ऐसा नहीं होता है, इसी ये चेतना लानी पड़ेगी जिसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो चाहे वुमेन का हो, चाहे दलित का हो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, चाहे दूसरे रेसेस ब्लैक्स का हो अमेरिका में, या अलग अलग रेसेस का हो, उसको भी ये समझना पड़ेगा कि जो वाइट्स हैं, चाहे लेबर वाइट हो चाहे ब्लैक हो, उसका एक्सप्लॉयटेशन तो दोनों का एक जैसा हो रहा है। तो वाइट के बेसिस पे आप हिस्टोरिक ब्लॉक वाइट के साथ न बनाइए, अपने ब्लैक लेबर्स के साथ एक अलग हिस्टोरिक ब्लॉक बनाइए। इस तरह के आइडियाज़ देख के हेजुमनी को जो है एक जेन्युइन, जो हमने बात की थी कि एक आइडिया देते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इवेल्यूएशन इनका किस तरह से इवेल्युएट किया जा सकता है इनको। तो मूल्यांकन इनका देख रहे थे। ग्राम्सी डिड नॉट राइट अ सिंगल कंटिन्यूअस मैनर। तो हमने बताया कि जिस तरह से जेल में लिखते थे, पेपर के इधर उधर लिख देते थे, तो उसकी वजह से एक बहुत ही कई कंप्रिहेंसिव चीज़ें नहीं लिखी कि बहुत सिस्टमेटिक चीज़ें, और क्योंकि खुद सिस्टमेटिक नहीं लिखते थे और उसको इंटरप्रेट करते थे बाहर जाके, क्योंकि कोड लैंग्वेज में लिखते थे, नहीं तो जेलर्स जो हैं पकड़ लेंगे उनको। तो एज टाइटल प्रिजन नोटबुक सजेस्ट नॉट रिटन फ्रॉम द पब्लिकेशन, के पब्लिकेशन के लिए नहीं लिखी गई, प्रिजन नोटबुक था। ग्राम्सीज फर्स्ट ऑडियंस वाज ऑलवेज द प्रिजनर, प्रिजर सेंसर, क्योंकि सेंसर जो था वो द राइटिंग कैन बी डेलिबरेटली इनडायरेक्ट और ऑब्ट्यूज एंड देयरफॉर डिफिकल्ट टू रीड। तो बहुत सी चीज़ें बाहर नहीं आ सकती, तो बहुत सी चीज़ें गायब हो जाती थी, बहुत से बीच के जो डॉक्यूमेंट से बहुत कुछ लिखा है, इसीलिए इनको बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल मानते हैं। तो कुछ पेपर्स गायब हो जाते थे, तो पता भी नहीं चलता था कहाँ गया और उसमें क्या लिखा गया, तो बीच की डिसकनेक्ट जो है वो इसकी वजह से भी हो सकता है। अब आगे देखते हैं। सो ग्राम्सी हैज मूव्ड अवे फ्रॉम द क्लासिकल मार्क्सिज्म। तो क्लासिकल मार्क्सिज्म से अलग हट के, जहाँ पे हर चीज़ को मटेरियल कंडीशन या मटेरियलिज्म पे फोकस किया गया था और बेस को इकोनॉमिक माना गया था, ये कल्चर को भी बेस का पार्ट मानते हैं। ही इंट्रोड्यूस द इंटीग्रल स्टेट, की इंटीग्रल स्टेट होना चाहिए जहाँ पे सब कुछ मिला हुआ हो। कैपिटलिस्ट स्टेट इंटीग्रेट सिविल सोसाइटीज़, बोले कि कैपिटलिस्ट स्टेट जो है वो सिविल सोसाइटी को इंटीग्रेट कर लेता है, लेकिन इन्हें हम अचीव क्या करना है, एक इंटीग्रल स्टेट अचीव करना है।
हेजेमनी इमर्जेस एज कॉन्सेंसुअल पॉलिटिकल प्रैक्टिस। ये वो कहते हैं कि हेजेमनी हमेशा फोर्सफुली नहीं आ सकती, जो आप कह सकते हैं कि बलपूर्वक हेजेमनी जो स्थापित है, जो प्रभुत्व है, जिसको हेजेमनी को हम हिंदी में कह सकते हैं प्रभुत्व, वो बलपूर्वक नहीं हो सकता। इसके लिए आपको कंसेसनेस चाहिए, और कंसेस लेना पड़ता है। जो जिसको भी आप हेजुमनाइज कर रहे हैं, वो उसकी रजामंदी जरूरी होती है। तो एक तरह से जैसे हमने बोला, महिलाओं का या दलितों का या दूसरे लोगों का इंडियन कॉन्टेक्स्ट में या अलग अलग समय में जो स्लेव्स थे, वो एक तरह से रजामंद होते थे कि हम तो स्लेव हैं, हम तो सोच नहीं सकते, यही सोचेंगे, यही हमारे मालिक हैं। ग्रामसी वॉज कन्विंस्ड बाय द रशियन रेवोल्यूशनरीज विथ आइडिया ऑफ यूनाइटेड फ्रंट, कि रशियन रेवोल्यूशन से काफ़ी कुछ सीखते हैं, और बोलते हैं कि ऑब्वियसली वहाँ पे जिस तरह से हिस्टोरिक ब्लॉक बने, जिस तरह से प्रैक्सिस और प्रैक्टिस जो थियोरीज थी उसको मिला के काम किया गया, सिर्फ थेरेटिकल काम नहीं हुआ, इन सब चीज़ों से काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है, और यूनाइटेड फ्रंट के वह हमेशा वकालत करते हैं। तो रशियन रेवोल्यूशन के बारे में कभी और पढ़ेंगे हम कि क्या है रशियन रेवोल्यूशन, और लेनिन का जो आइडिया था, और उनका लेनिन का भी क्रिटिसिज्म या ग्रामसी तो नहीं करते, लेकिन बहुत से लोग करते हैं, जैसे रोजा लग्जमबर्ग जैसे थिंकर, वो कहते हैं कि मार्क्स के आइडिया से डिफर करते हैं, और क्योंकि मार्क्स ने बोला था कि रेवोल्यूशन जो है वो लेबर्स लाएंगे, लेकिन आप तो इंटेलेक्चुअल्स के थ्रू लाए, और पार्टी का तो कोई जिक्र नहीं किया था, तो इसलिए काफ़ी रोजा लग्जमबर्ग लेनिन में काफ़ी कह सकते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट भी रहा, एक दूसरे को काफ़ी लेटर्स लिखे इस तरह। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम देखें, ग्रामसी जो है वो काफ़ी इंस्पायर्ड होते हैं रशियन रेवोल्यूशन से, बोलते हैं कि ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, और उसमें हमको सारी चीज़ों को लेना पड़ेगा, और हिस्टोरिक ब्लॉक बनाना पड़ेगा, और रशियन रेवोल्यूशन में एक हिस्टोरिक ब्लॉक बना। तो यहाँ पे अपनी बात ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।